डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल देखा कई सारा, उसके बाद हमने एक एविडेंस देखा कंपटीशन का जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज, और उस पर भी हमने कॉर्नेल्स का एक एक्सपेरिमेंट देखा। अब हम देखेंगे जो हमने कंपटीशन की एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपटीशन इज अ डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अर्थात दो स्पीसीज के बीच में, मतलब यहां पर बातें किसकी हुई थी शुरू में, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। और क्या बताया था बेटा मैंने कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन उस समय भी फोकस कराया था, यूजुअली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का रिसोर्स क्या होता है, सेम, क्लियर। लेकिन अब हम देखेंगे जनरल डेफिनेशन का वायलेशन कि कहां कहां पर वो वायलेट हो रही, कहां कहां पर वो किस किस एग्जांपल में वो गलत साबित हो रही है। कंपटीशन पढ़ते वक्त इस चीज को दिमाग में रखना कि यहां पर कोई स्टैटिक चीज नहीं है, कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये अलग अलग जगह पर सिचुएशनल चेंज होगा। देखना यहां पर क्या मैं कह रहा हूं, वायलेशन ऑफ जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन में क्या बोला था कि अगर इंटर स्पेसिफिक है तो यूजुअली किसके बीच होगा, क्लोजली रिलेटेड। लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ एग्जांपल्स में कि टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज कैन कंपीट फॉर सेम रिसोर्स। सेम रिसोर्स तो होगा तभी तो कंपीट कर रही है, सेम रिसोर्स के लिए क्या करेंगी, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती हैं, समझना, टोटली अनरिलेटेड। एग्जांपल के तौर पर साउथ अमेरिका में कई शैलो लेक्स पाई जाती हैं, शैलो का मतलब कम गहरी। तो वो जो शैलो लेक्स हैं, जैसे मान लो ये मैंने लेक बना दिया, झील बना दिया, उसमें पाई जाने वाली वहां की जो रेसिडेंट फिशेस है, रेसिडेंट मतलब वहां की निवासी, अर्थात यहां पर जो मछलियां पाई जाती हैं साउथ अमेरिका, ध्यान रखना, साउथ अमेरिका की शैलो लेक बनाई या ये वहां की होगी रेसिडेंट फिशेस, और यहां पर बहुत सारा जू प्लैंकटन पाया जाता है। जू प्लैंकटन आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जू प्लैंकटन क्या होता है, अरे जिनमें डायपॉज आती है। तो बेटा यहां पर जू प्लैंकटन बहुत सारे पाए जाते हैं, रेसिडेंट फिशेस भी जू प्लैंकटन को फीड करती है, और फ्लेमिंगो जो कि एक बर्ड है, फ्लेमिंगो जो कि एक बर्ड है, वो भी आती है झील में, और वो भी क्या खाती है, जू प्लैंकटन। तो देखिए एक तरफ आपका क्लास एवीज है, दूसरी तरफ फिशेस है, तो दो अनरिलेटेड स्पीसीज, दोनों का रिसोर्स कॉमन होने की वजह से ये आपस में कंपीट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन रिसोर्स क्या है, आपका जू प्लैंकटन। तो यहां पर देखिए टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कंपीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए। एग्जांपल क्या हुआ, साउथ अमेरिका की एक शैलो लेक, जहां पर साउथ अमेरिकन शैलो लेक, जहां पर फ्लेमिंगो और रेसिडेंट फिशेस, वहां की मूल निवासी जो फिशेस हैं, दोनों फीड कर रही हैं सेम रिसोर्स, और यहां पर टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कंपीट कर रही हैं फॉर द सेम रिसोर्स। तो यहां पर जनरल डेफिनेशन हमारी क्या हो गई बेटा, वायलेट हो गई। अब आप कहोगे सर तो हम सही किसे माने, तो बेटा सही ये है ना कि डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या। अगर एग्जाम में आपसे जनरली पूछता है कि बताइए इंटर स्पेसिफिक कंडीशन है तो यूजुअली किसके बीच में होगा, तो क्लोजली रिलेटेड। क्या हो ही नहीं सकता जो अनरिलेटेड हो, नहीं हो सकता है अगर उनका फीडिंग रिसोर्स क्या हो बेटा, सेम हो, क्लियर। तो आइए अब हम इसका दूसरा एक्सेप्शन देखेंगे, लेकिन दूसरा एक्सेप्शन पढ़ने से पहले, जनरल डेफिनेशन का दूसरा वायलेशन पढ़ने से पहले आपको गॉस साहब के प्रिंसिपल थोड़े क्लियर होने चाहिए कि गॉस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उनका क्या था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बेटा सबसे पहले हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां पर हमने क्या देखा कि जब भी कंपटीशन होता है जो कि इंटर स्पेसिफिक है अगर, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है। लेकिन जब हमने उसका पहला वायलेशन अभी पढ़ा, वो क्या था कि बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, जैसे लेक में पाई जाने वाली फिशेस और फ्लेमिंगो, ये दोनों सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही थी, जिसका नाम क्या था, जू प्लैंकटन। दूसरा वायलेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस बात पर फोकस कराना चाहूंगा, जब मैंने लेक्चर की शुरुआत में कंपटीशन की जनरल डेफिनेशन लिखी थी, तो जनरल डेफिनेशन एक्चुअली में गॉस और गॉस के साथ, गॉस साइंटिस्ट हैं, गॉस और गॉस के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे। एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट क्या होता है, ऐसे इकोलॉजिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करें तब उससे रिजल्ट ऑब्टेन करके कोई बात लिखें, कोई अपना रिजल्ट दें। तो समझना, गॉस और कुछ एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने कहा था, वही जनरल डेफिनेशन वाली बात रिपीट कर रहा हूं, बस अब साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूं, गॉस और कुछ एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने कहा कि जब रिसोर्स लिमिटेड हो, क्या बोला, जब रिसोर्स लिमिटेड हो, अर्थात खाने की कमी हो,
या रहने के स्थान की कमी हो या दोनों चीज की कमी हो। अर्थात जब रिसोर्स लिमिटेड है तो दो स्पीसीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं वो आपस में कंपटीशन शो करती हैं। क्लियर? और इनमें से जो सुपीरियर होगा वो सरवाइव करेगा, जो इंफीरियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब बेटा सुपीरियर कौन होगा भाई? जो उस समय रिसोर्स को कायदे से यूटिलाइज करना जानता हो, लॉन्ग टर्म में अपने अंदर एडाप्टेशन करके क्या कर लेगा? एवोल्यूशन कर लेगा, सुपीरियर वाला। तो यही था आपका गॉस का प्रिंसिपल, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वर्ड को पकड़िएगा, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस के द्वारा दिया गया एक्सक्लूड कराने वाला। एक्सक्लूड का मतलब जो बाहर कर दे। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाना। अर्थात गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपीट करती हैं तो जो सुपीरियर होगी वो क्या करेगी बेटा? डोमिनेट कर जाएगी और इंफीरियर वाले को क्या कर देगी? एक्सक्लूड। तो देखिएगा जरा, गॉस का कंपटीशन के थ्रू इंफीरियर वाले को एक्सक्लूड कर देने वाला सिद्धांत, प्रिंसिपल। गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट, गॉस और उनके साथ दूसरे एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, दर्शाते हैं इन लैब एक्सपेरिमेंट, अपने लैब में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड, जब रिसोर्स क्या हो? लिमिटेड, तो कंपैरेटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट, जो कंपैरेटिवली सुपीरियर होगी स्पीसीज वो एकाएक एलिमिनेट कर देगी दूसरी वाली को, अदर। अदर यहां पर कौन हुई बेटा? इंफीरियर वाली। ठीक है, अब इस बात को यहां पर ध्यान रखना, बहुत छोटा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। लैब एक्सपेरिमेंट, इस बात का ध्यान रखना, गॉस का जो एक्सपेरिमेंट था वो कहां पर किया गया था? लैब में, अर्थात किसी फील्ड में नहीं किया गया था। अब अगर एक्चुअल में देखो, ये आउट ऑफ कोरेंडम बात होगी लेकिन हल्का सा आपको सुनना पड़ेगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अप्लाइड सवाल बन सकते हैं। गॉस ने एक्चुअली में क्या किया? गॉस ने पैरामीशियम की दो स्पीसीज ली लैब में, दोनों को अलग अलग कल्चर कराया, दोनों ने भाई अच्छा खासा ग्रोथ रेट दिखाया। ठीक है भाई, उन्होंने कल्चर प्लेट ली, उन्हें जो है कल्चर मीडियम दिया और उसमें दोनों पैरामीशियम की स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज को कल्चर कराया। लेकिन जब इन्होंने दोनों को साथ में कल्चर कराया तो दोनों का जो इंडिविजुअल ग्रोथ रेट था उसकी तुलना में साथ में जब कल्चर कराया तो दोनों का ग्रोथ रेट घटा, लेकिन एक का ज्यादा घटा और एक का कम घटा। जिसका कम ग्रोथ रेट घटा इसका मतलब क्या हुआ? वो सुपीरियर थी, और जिसका ज्यादा घट गया वो क्या थी? इंफीरियर। और देखा कि कुछ ही दिनों बाद जो कंपैरेटिवली इंफीरियर थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो खत्म हो गई उनकी कल्चर प्लेट से। ठीक है, समझना। तो जब इंडिविजुअल थी तो भैया इनका तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, अपना उगती जा रही, लेकिन जब एक साथ इन्हें एक कल्चर प्लेट में उगाया गया तो आपस में क्या दिखाई? कंपटीशन। अब कंपटीशन दिखाई तो नुकसान दोनों का हुआ, ग्रोथ रेट दोनों का कम हुआ, लेकिन एक का ज्यादा कम हुआ, एक का कम हुआ। जिसका कम ग्रोथ रेट कम हुआ वो सुपीरियर, जिसका ज्यादा ग्रोथ रेट कम हो गया वो इंफीरियर, और अल्टीमेटली इंफीरियर वाली क्या हो गई? एक्सटेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा कहां पर हुआ? लैब में, ध्यान रखना। तो अब इसी को दूसरे शब्दों में ये दोनों बातें जो गॉस की है, ये दोनों बातें एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह लिखी, मैंने एक साथ लिखी है, समझना। दूसरी बात जो है कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दूसरी डेफिनेशन वही कह रही, कायदे से देखना। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, जो कि सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही है, सेम रिसोर्स के लिए लड़ेंगी भाई तभी कंपटीशन दिखाएंगी। कैन नॉट को एग्जिस्ट, अर्थात नहीं रह सकती एक साथ इंडेफिनिटली मतलब लंबे समय तक। एंड कंपैरेटिवली इंफीरियर विल एलिमिनेट इवेंचुअली, जो इंफीरियर होगी वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी इवेंचुअली, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और याद रखना when resource is limited, ये बात गॉस ने बिल्कुल फोकस करके बोली है। दोनों बातें वही है, दोनों में गॉस के कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिसोर्स क्या होना चाहिए? लिमिटेड, तभी कंपटीशन होगा। अब वापस मैं जनरल डेफिनेशन में जा रहा हूं। जनरल डेफिनेशन क्या कह रही थी? याद करिए कि इट इज द डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, जिसमें दोनों स्पीसीज का नुकसान होगा, और अगर दो स्पीसीज के बीच में है मतलब इंटरस्पेसिफिक है तो यूजुअली क्या होगी? क्लोज रिलेटेड। लेकिन ये बात भी एलिमिनेट हो गई थी आपकी, अर्थात ये बात कुछ जगह पर तो लगती है, लेकिन जैसे याद करिए अभी भी बोला फ्लेमिंगो वाले केस में नहीं लग रही थी, अर्थात वहां पर बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा था। और दूसरी बात हमने जनरल डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी कि रिसोर्स क्या होना चाहिए? लिमिटेड। तो यहां पर रिसोर्स लिमिटेड वाली बात गॉस ने ही कही थी, जनरल डेफिनेशन कंपटीशन की गॉस ने दी थी। याद रखना, पूछा अगर कि जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन वाज गिवन बाय, ठीक है, मोटी मोटी ग्रॉस डेफिनेशन किसने दी थी? गॉस ने। तो आप समझना, गॉस ने इस बात पर फोकस किया था कि रिसोर्स क्या हो? लिमिटेड। अब आगे क्या लिख रही है एनसीईआरटी?
अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत एंड परसुएसिव सर्कमटेंशियल एविडेंस। परसुएसिव मतलब जो आपको परस्यू कराए, मतलब कहने का समझ लो परसुएसिव मतलब कोई ठोस सख्त सबूत, ठीक है। अर्थात ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, अर्थात वो बहुत सारे सबूत हमें दिखते हैं। डस एग्जिस्ट इन सम केसेस, ऑल नहीं सम, ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझना इस बात को बहुत अच्छे से। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये जनरल डेफिनेशन है, और जनरल डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने हेडिंग क्या डलवाई कॉपी में, देखो, वायलेशन ऑफ जनरल डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। तो अब वायलेशन समझने के लिए पहले हमें यह सीखा कि ये जनरल डेफिनेशन आई कहां से, ठीक है। अब समझना बेटा, इन्होंने कहा कि भैया ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पर हमें ये बात सही लग रही है कि रिसोर्स लिमिटेड है तो सुपीरियर वाली इंफीरियर को एक्सक्लूड कर देगी, ठीक है। अब इन्होंने इसके लिए एक एग्जांपल क्या देखा, इन्होंने देखा कि बेटा एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में गैलापागोस आइलैंड। तो ये जो गैलापागोस आइलैंड है, जैसे मान लो मैंने ये बनाया आइलैंड, ठीक है, आइलैंड मतलब टापू, अर्थात जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपका आइलैंड। इन्होंने गैलापागोस आइलैंड पर देखा कि यहां पर बहुत ढेर सारी ग्रासेस लगी हैं, पूरे आइलैंड में ढेर सारी घासें हैं, ठीक है। और यहां पर एक बड़ा, काफी साइज में बड़ा टॉर्टोइज होता है जिसे बोलते हैं हम एबिंगडन टॉर्टोइज। क्या नाम होता है बेटा, एबिंगडन टॉर्टोइज। तो गैलापागोस आइलैंड में इन्होंने देखा कि ये जो एबिंगडन टॉर्टोइज है भाई, ये घास खाता था, लेकिन जब इन्होंने गोट इंट्रोड्यूस करी, क्या इंट्रोड्यूस की बेटा, गोट, जब इन्होंने बकरी इंट्रोड्यूस करी तो बेटा गोट की ब्राउजिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा, अरे वो जल्दी जल्दी पकड़ पकड़ चलती चली जाएगी, और कछुआ बहुत स्लो है। तो हुआ क्या, इन्होंने देखा कि मात्र 10 साल के अंदर, मतलब एक डिकेड के अंदर, डिकेड मतलब 10 साल, 10 साल के अंदर इन्होंने देखा कि कछुए एक्सटिंक्ट हो गए इस आइलैंड से। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग कैपेसिटी क्या थी, चरने की कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा, कछुआ बेहद स्लो था, खाने में भी स्लो था। अल्टीमेटली क्या हुआ, कछुआ धीरे 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 आपका क्या होने लगे, ब्राउजिंग एफिशिएंसी इनकी बेहद कम थी, गोट चरती चली गई जल्दी जल्दी, तो धीरे धीरे कछुए क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट, भुखमरी का शिकार हुए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि बताइए एबिंगडन टॉर्टोइज के एक्सटिंक्ट होने का कारण, तो कारण क्या था, गोट की हायर चरने की कैपेसिटी, ब्राउजिंग मतलब चरना, चरने की कैपेसिटी। तो देखिए यहां पर कंपैरेटिवली सुपीरियर किसे मानेंगे आप, गोट को, क्यों, क्योंकि इसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी क्या थी, ज्यादा, घास को चरने की ताकत ज्यादा थी, जल्दी जल्दी चरती थी। अब क्या हुआ, कंपैरेटिवली सुपीरियर गोट ने एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया इंफीरियर एबिंगडन टॉर्टोइज को, और ये केस कहां का है, याद रखना, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका एग्जांपल। तो अब देखना, ये जो हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने जनरल डेफिनेशन में ये बात बोली थी कि रिसोर्स लिमिटेड होगा तो दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज आपस में कंपीट करेंगी, ठीक है, और जो सुपीरियर वाली होगी वो जीत जाएगी, इंफीरियर वाली आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जनरल डेफिनेशन एक्चुअली में आई कहां से है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया, सिर्फ एग्जांपल बताया एक, ठीक है। मैंने वही जनरल डेफिनेशन रिपीट कर दी, साइंटिस्ट का नाम ले लिया गॉस, और बता दिया लैब का एक्सपेरिमेंट है, बाकी सारी बातें सेम रिपीट हुई है और एक एग्जांपल के तहत, ठीक है। तभी ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक स्ट्रॉन्ग परसुएसिव, ठीक है, जिस पर आप यकीन कर सको, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अर्थात ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसे सबूत दिखते हैं हमारे हर केस में कि सम, इसका मतलब सम लिखा है मतलब इस बात का अपवाद है, सम लिखा है मतलब इस बात का वायलेशन है। अब पहले ये बात क्लियर हो गई है कि गॉस की जो बात थी ये कंपटीशन की जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जो गॉस ने बातें करी हैं ऐसे सबूत नेचर में कुछ केसेस में दिखते हैं, और एग्जांपल गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। यहां से सिर्फ 2 सवाल बनेंगे, ध्यान रखना बेटा, सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल ये बनेगा कि एबिंगडन टॉर्टोइज के एक्सटिंक्ट होने का कारण बताइए, गैलापागोस आइलैंड पर मौजूद एबिंगडन टॉर्टोइज के एक्सटिंक्ट होने का कारण ड्यू टू हायर ग्रेजिंग एफिशिएंसी, अर्थात बोल सकते हो हायर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट, गॉट इट। दूसरा सवाल होगा कि बताइए, आपको ये पूरी ऐसे लाइन लिख के दे देगा, गोट और टॉर्टोइज के बारे में बातें कर लेगा, फिर बताइए ये किस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है यहां पर, एबिंगडन टॉर्टोइज जो आपका एक्सक्लूड हुआ है। तो सिंपल, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गोट ने क्या किया बेटा, एक्सक्लूड कर दिया आपके किसको, टॉर्टोइज को। तो पढ़िए एग्जांपल, एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट,
ये एक्सटिंक्ट हो गए। विद इन डिकेड्स, मात्र 10 सालों के अंदर, विद इन डिकेड्स आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस, अर्थात जब बकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया यहां पर ऑन आइलैंड, ड्यू टू क्यों एक्सटिंक्ट हुए, ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। इतनी बात एकदम क्लियर। तो चलिए अब हम इसका वायलेशन पढ़ते हैं कि ये जो बात है ये हर केस में नहीं लग रही, तो कहां नहीं लग रही है, ठीक है। तो हम उसका एग्जांपल के साथ देखेंगे कि अब दूसरा वायलेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने देख ली ये सारी बातें। तो अभी तक हमने जो गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा वो कंपटीशन की जनरल डेफिनेशन था, ठीक है। लेकिन गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने बेटा देखा कि सुपीरियर वाला इंफीरियर को क्या कर दे रहा है, एक्सक्लूड कर दे रहा है, हटा दे रहा है उसके हैबिटाट से। तो लेकिन अब कायदे से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, अर्थात अगर हम मौजूदा समय की स्टडी की बात करें तो देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि वो स्पीसीज आपस में कंपटीशन ना करके आपस में रिसोर्स का बंटवारा कर लेते हैं कि भैया इतना रिसोर्स आप खाना, इतना रिसोर्स हम खाएंगे, आपस में लड़े झगड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे समझो बेटा कि मान लो तुम्हारे घर में खाना कम है और तुम और तुम्हारे भाई हो सिर्फ, ठीक है। तो मान लो चावल है और दाल है, तुमने क्या कहा कि भैया मैं चावल खा लूंगा, तुम दाल खा लेना, हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हम इस रिसोर्स का क्या कर लेंगे, पार्टीशन कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे। तो क्या यहां पर गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू हुआ? नहीं। क्या कहीं भी लागू नहीं होता है? गलत। एबिंगटन टॉर्टोइस के केस में लागू होता है, ठीक है। तो समझना जरा यहां क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन, अर्थात वो स्पीसीज जो कंपटीशन फेस कर रही हैं, माइट इवॉल्व मैकेनिज्म्स, अर्थात वो अपने अंदर इवॉल्व कर लेती हैं, एवोल्यूशन के थ्रू ले आती हैं ऐसा मैकेनिज्म दैट प्रमोट, जो प्रमोट करता है को एक्सिस्टेंस को, एक साथ रहने को, रेदर देन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन के बजाय एक साथ रहने को प्रमोट कर रहा है। लाइक रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग बेटा नाम पकड़ लो, अर्थात रिसोर्स का बंटवारा कर लेना। बहुत अच्छा एग्जांपल था ये कि जैसे तुम और तुम्हारे भाई हो बेटा, आपस में ना लड़ो, इसलिए तुमने क्या किया, कम खाना भी या चावल तुम खा लेना, दाल हम खा लेंगे, आपस में लड़ाई हुई क्योंकि हमने रिसोर्स का क्या कर लिया, बंटवारा। और ये बात बताने वाले थे मैक ऑर्थर। मैक ऑर्थर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, वार्बलर्स जो होती हैं, वार्बलर्स असल में कोई सिंगल बर्ड की स्पीसीज नहीं है बेटा, ये ग्रुप है, ठीक है, बर्ड्स की स्पीसीज का ग्रुप है जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्बलर्स। तो अब समझना, इन्होंने देखा कि वार्बलर्स की 5 स्पीसीज एक ही प्लांट पे रह रही हैं, ठीक है, और आपस में कंपटीशन ना हो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वार्बलर्स ने क्या किया, वार्बलर्स की 5 स्पीसीज ने अलग अलग जोन ले लिए। मान लो कोई टॉप पर रह रही है, ठीक है, मतलब वो टॉप साइड से फोरेजिंग करेगी, वहां से खाएगी। कोई जो है बिल्कुल बीचों बीच पाई जा रही है, कोई आपकी नीचे से, कोई आपकी पेरीफेरी से, अर्थात इन्होंने एक ही पेड़ का बंटवारा कर लिया कि भैया वार्बलर की कोई एक स्पीसीज टॉप रीजन को खाएगी, कोई पेरीफेरी को खाएगी, कोई इंटीरियर को खाएगी, कोई आपकी नीचे वाले रीजन से पेड़ को खाएगी। इस तरीके से इन्होंने इसी रिसोर्स का क्या कर लिया, बंटवारा। और इन्होंने ये भी देखा कि कंपटीशन बिल्कुल ना हो तो इन्होंने अपना खाने का समय अलग अलग रखा कि भैया अगर तुम सुबह खा रहे हो तो हम शाम खा रहे हैं, हम दोपहर खा रहे हैं, हम रात खा रहे हैं, हम देर रात खा रहे हैं, तो अर्थात समय अलग अलग रखा। ओवरऑल अपना बिहेवियर, इतना अच्छा बिहेवियर एडजस्ट किया कि आपस में कंपटीशन को ये क्या करें, अवॉइड करें। और ये एक्सपेरिमेंट को बताने वाले थे मैक ऑर्थर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कायदे से सुनिएगा, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला था, मैक ऑर्थर के एक्सपेरिमेंट से, जो किस पर था, वार्बलर्स पे था। क्योंकि कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो कहता है भैया कंपटीशन होगी, सुपीरियर वाला इंफीरियर को क्या कर देगा, एक्सक्लूड। लेकिन मैक ऑर्थर ने कहा कि भैया हमने देखा कि ऐसा नहीं है, अर्थात स्पीसीज आपस में उस रिसोर्स का क्या कर सकती है, बंटवारा, ताकि वो अवॉइड कर सके आपस में झगड़ा, आपस में कंपटीशन। तो पढ़िएगा कि टू अवॉइड कंपटीशन, ताकि कंपटीशन ना हो, डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व टू ईट एट डिफरेंट टाइम, अर्थात अलग अलग स्पीसीज अलग अलग समय पे खा रही हैं, अर्थात उनके बिहेवियरल पैटर्न कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉर एजिंग पैटर्न। अर्थात फॉर एजिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, डिफरेंट फॉर एजिंग पैटर्न, मतलब खाने का पैटर्न अलग अलग, कोई टॉप से, कोई बॉटम से, कोई मिड इंटीरियर से, कोई पेरीफेरी से। इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज ने अलग अलग टाइम ले लिया खाने का, ताकि भाई आपस में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। और अलग अलग क्या है, पैटर्न फोरेजिंग का मतलब अलग अलग साइड से वो पेड़ को बांट ली, ठीक। एग्जाम्पल,
मैकऑर्थर, इंपॉर्टेंट नाम, शोड दर्शाते हैं 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स। वार्बलर्स कोई सिंगल स्पीसीज है या ग्रुप? ग्रुप किसका? बर्ड्स का। लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही पेड़ पे रहती हैं। ये अवॉइड करती हैं कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट, एक साथ रहती हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर, अर्थात अपने बिहेवियर में डिफरेंस दिखाया। क्या डिफरेंस? दो दिखाया ना यहाँ पर, साफ साफ दिखाए तो कह रहे और है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, इसलिए दो ही जानना है, ठीक है। तो दो डिफरेंसेस क्या थे बेटा? अलग अलग साइड से वो पेड़ का बंटवारा कर लिया, अर्थात कोई कहीं से खा रहा, कोई कहीं से खा रहा, और अलग अलग टाइम भी सेट कर लिया कि भैया तुम इतने बजे खाना, हम इतने बजे खाएंगे। एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटी, अर्थात फोरेजिंग मतलब खाना, तो खाने की एक्टिविटी में क्या दिखाया इन्होंने? डिफरेंसेस दिखाया। इस तरीके से रिसोर्स की पार्टीशनिंग करके इन्होंने कंपटीशन को क्या किया? अवॉइड। तो इतनी सारी बातें तुमने पढ़ ली, ठीक है। अब ये जो बात है ना कि रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए तभी कंपटीशन होगा, तो यहां देखो रिसोर्स लिमिटेड है, ये प्लांट है, एक प्लांट है, उसके बाद भी रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू ये आपस में क्या कर रही है बेटा? कंपटीशन को अवॉइड कर रही है। तो आप जनरल डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? वहां पर मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया था, अगर आपको याद हो कि रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए तभी कंपटीशन होगा, रिसोर्स कम होगा तभी लड़ाई होगी। लेकिन अगर हम रिसोर्स का बंटवारा कर लें तो याद रखना इस चीज को, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया ये बताइए कि क्या ये कंपलसरी है कि रिसोर्स लिमिटेड हो तभी कंपटीशन, रिसोर्स आपका लिमिटेड हो तो कंपटीशन होना ही होना है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकती है, ठीक है, और आपस में लड़ाई को क्या कर देगी? अवॉइड। ना भाई तुम मेरा नुकसान करो ना हम तुम्हारा नुकसान करेंगे, हमने क्या किया? चीजों का बंटवारा कर लिया। इतनी बातें क्लियर? इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि एक तरीका और है, एक मैकेनिज्म और है, ठीक है, जहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड होगा। समझना कायदे से, यहां पर क्या देखा? रिसोर्स लिमिटेड था लेकिन कंपटीशन नहीं हुआ। अब हम एक जगह देखेंगे जहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड होगा लेकिन कंपटीशन होगा। समझना कायदे से। जनरल डेफिनेशन क्या थी जो गॉस वाली थी? वो ये थी कि रिसोर्स लिमिटेड होगा तो कंपटीशन होगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग दिखा दी, रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन कंपटीशन नहीं हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तब भी कंपटीशन हो सकता है, और अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। आइए अब हम देखेंगे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो उसके बाद भी कंपटीशन होता है, ठीक है, और इसका सबसे बेटर एग्जांपल है इंटरफेरेंस कंपटीशन। शब्द को पकड़िए और खत्म करिए। इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? किसी के काम में बाधा डालना, किसी कोई जनरल काम कर रहा हो उसे आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसे कहेंगे इंटरफेरेंस करना। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि बेटा जैसे आपने देखा होगा, जैसे लॉयन है या टाइगर है तो ये अपनी एक टेरिटरी जो है, एक टेरिटरी बना लेते हैं और वो इस चीज को चेक भी करते हैं घूम घूम कर कि उनकी टेरिटरी में कोई दूसरा लॉयन है, कोई दूसरा टाइगर तो नहीं आ गया है, ठीक है, अर्थात वो अपना एक एरिया बना लेते हैं। वो एरिया की मार्किंग वो आपको पता होगा यूरिन कर करके या फीकल मैटर कर करके वो अपना एक टेरिटरी बना लेते हैं, और उनकी टेरिटरी में अगर कोई भी आएगा, ठीक है, भले उनकी टेरिटरी में ढेर सारे डियर्स हैं, वो अकेले नहीं खा सकता है, लेकिन वो किसी बाहरी टाइगर को या बाहरी लॉयन को वो बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी टेरिटरी में। तो वो लॉयन के साथ क्या कर रहा है? लॉयन नॉर्मली आ जाए, अगर वो भी खा ले तो रिसोर्स मान लीजिए वहां पर इतना सारा है कि वो टाइगर उसकी पूरी फैमिली खा सकती है, लेकिन वो कोई और दूसरा टाइगर आ जाए बाहर से या दूसरा लॉयन बाहर से आ जाए उसकी टेरिटरी के अंदर, उसके घेरे के अंदर, उसके एरिया के अंदर, तो वो उस पर कर देगा अटैक। तो यहां पर वो लॉयन जो है, लॉयन के साथ क्या कर रहा है? लॉयन को इंटरफेयर कर रहा है, लॉयन को बाधा पहुंचा रहा है कि उसकी टेरिटरी में ना आए। अनलेस रिसोर्स यहां पर क्या है बेटा? अनलिमिटेड, उसके बाद भी नहीं आने दे रहा है। या कई बार ऐसा मीटिंग के केस में होता है। मीटिंग के केस में क्या होता है कि जैसे अगर एक फीमेल है, ठीक है, तो अगर उसका मेल पार्टनर वहां पर मौजूद है तो वो किसी दूसरे मेल को पार्टनर को कॉपरेट नहीं करने देता है, वो इंटरफेयर करता है, ठीक है, ना उसके आसपास घूमने देता है, मतलब वो अपनी टेरिटरी को क्या कर देता है? बिल्कुल लॉक रखता है कि कोई दूसरा मेल वहां पर ना आ जाए, ठीक है। तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है। रिसोर्स अनलेस मान लीजिए बहुत सारा, ठीक है, ऐसा डियर्स के केस में होता है, ठीक है। हिरन के केस में क्या होता है बेटा? हिरन का जो मेल होता है, हिरन की जो फीमेल होती है, ठीक है, तो वो जो मेल हिरन होता है वो दूसरे मेल हिरन को नजदीक नहीं आने देता है फीमेल हिरन के पास,
ठीक है, फॉर मेटिंग, फॉर कॉपुलेशन, ठीक है, वो उन्हें दूर रखता है और वो बल्कि ये टेरिटरी भी मार्क कर लेते हैं। झुंड में चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं तो ये टेरिटरी भी मार्क कर लेते हैं, भैया इसके अंदर मत आना, भले घास बहुत है, हम खा पाए ना खा पाए, पर तुम्हें नहीं खाने देंगे क्योंकि इधर क्या है, हमारी फीमेल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। तो चलिएगा, तो यहां पर देखा रिसोर्स अनलिमिटेड है, उसके बाद भी कंपटीशन हो रहा है। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है? इंटरफेरेंस कंपटीशन कैन ऑकर, समझना कायदे से बेटा, इंटरफेरेंस कंपटीशन कैन ऑकर इन अनलिमिटेड रिसोर्स। जब रिसोर्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, तब भी हो सकता है। राइवलरी किस चीज की हो सकती है? राइवलरी मतलब लड़ाई, राइवलरी बिटवीन टेरिटरी, ठीक है, या रिसोर्स के लिए बोल दीजिए, या मीटिंग के लिए, एक्सेट्रा। फीडिंग ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की फीडिंग कम हो जाएगी ड्यू टू द इंटरफेरिंग या इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। अगर रिसोर्स एबेंडेंट है तब भी, अगर लिमिटेड है तब तो भयानक लड़ाई होगी, एबेंडेंट है तो कुछ केसेस में देखा गया तब भी लड़ाई हो जाती है। किस लिए हो जाती है? कि भैया रिसोर्स के लिए, कि भाई हमारा रिसोर्स है, हम खाए ना खाए पर तुम्हें नहीं देंगे। मीटिंग के लिए भैया कि अपने मेल या फीमेल पार्टनर को भाई हम शेयर नहीं करेंगे। टेरिटरी के लिए कि भाई मेरी टेरिटरी में कोई नहीं आ सकता है। तो यहां पर क्या कर रहा है बेटा, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, कि दूसरी स्पीसीज उसके टेरिटरी में पनप ना पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरफेरेंस कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स के केस में भी देखा गया। नहीं, लिमिटेड में तो होगा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, उसमें तो फिर दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अनलिमिटेड रिसोर्स के केस में भी इंटरफेरेंस कंपटीशन देखा गया है, अर्थात कंपटीशन देखा गया है। तो इस तरीके से हमने पूरा कंपटीशन सीक्वेंस में सीखा है। तो सर हमें बस ये बताइए कि एक्चुअल में फिर कंपटीशन की डेफिनेशन है क्या? क्योंकि आप जब जनरल डेफिनेशन दिए तो आप बोल रहे हैं कि दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो रहा है, फिर आपने बोला नहीं इंट्रा इंटर दोनों हो सकता है, फिर आपने बोला क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी अगर इंटर स्पेसिफिक है, फिर आपने बताया टोटली अनरिलेटेड के बीच में भी हो सकता है, फिर आपने बताया लिमिटेड रिसोर्स होगा तब कंपटीशन होगा, फिर आपने यहां बता दिया अनलिमिटेड रिसोर्स है तब भी कंपटीशन हो रहा है, जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन के केस में, है ना बेटा। फिर मैंने आपको ये तक बताया कि भैया जो जनरल डेफिनेशन है वो गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आई है। फिर उसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि रिसोर्स लिमिटेड है तब भी ऐसा देखा गया है कि कंपटीशन ना, जैसे मैक ऑर्थर का वार्बलर की जो 5 स्पीसीज ने एक ही पेड़ को रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया था उसका, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन कंपटीशन की है क्या, ठीक है, अब आइए हम उसे देखते हैं। नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट कंपटीशन, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया मैंने। मैं चाहता तो बेटा पहली बात में सब कुछ क्लियर कर देता और बात खत्म हो जाती, ठीक है। जो मैं अंत में कर रहा हूं, अगर ये बात मैंने सबसे पहले कर दी थी तो भी तुम बात को समझ जाते, पर तुम एनसीईआरटी ना समझ पाते। और अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे देता, अगर वो स्टेटमेंट दे देते और कहीं हल्का सा भी बिकॉज लगा के पूछ लेते, आप क्वेश्चन ना लगा पाते। इस वजह से मैंने आपको इतनी लंबी सारी बातें बताई, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी को जब रीड करो तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको क्लियर हो, और आप ये नोट्स पढ़ लोगे तो बस बात खत्म, ठीक है। तो आइए अब फाइनली देखते हैं कि कंपटीशन की फिर फाइनल डेफिनेशन क्या होगी। तो फाइनल डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपने लेक्चर को मैं समराइज कर रहा हूं, देखना बेटा। कंपटीशन का जो इंटरेक्शन है, क्या बेटा, इंटरेक्शन, वो हमेशा डेट्रीमेंटल होगा। अगर कंपटीशन होगा तो नुकसान दोनों का होगा, भले एक का कम और दूसरे का ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आपका दो तरीके का हो सकता है। ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक हो सकता है। अब इंट्रा और इंटर में यूजुअली कौन सा होता है? यूजुअली इंट्रा स्पेसिफिक होता है, यूजुअली ऑब्लिक ज्यादा कॉमन, ठीक। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है बेटा, इंटर स्पेसिफिक आपका क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, और टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ज्यादा कॉमन कौन होगा? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। सारी चीजें एक्सप्लेन किया था क्यों। टोटली अनरिलेटेड में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे फ्लैमिंगो,
एंड फिशेस, जो दोनों जू प्लैंक्टन फीड करती थी लेक में रहने वाली फिश और फ्लेमिंगो, याद करो, बताया था बेटा। अब याद क्या करना, आप सब बता ही दिया, बात खत्म हो रही है, बाकी बातें चल रही, ठीक। अब कंपटीशन कब होगा, जब रिसोर्स लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। फाइनल बात से पता चला, फाइनली पता चला सारी बातें, 100 बात की एक बात, लिमिटेड में भी हो सकता है और अनलिमिटेड में भी हो सकता है। लिमिटेड में, लेकिन अगर पूछा जाए यूजुअली कंपटीशन कब होता है, मैक्सिमम केसेस में जब रिसोर्स क्या हो, लिमिटेड। अनलिमिटेड में भी हो सकता है कंपटीशन, जैसे एग्जांपल इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये अनलिमिटेड रिसोर्स होगा तो भी हो सकता है। तो ये हुई कंपटीशन की समरी कि इंटरेक्शन हमेशा डेट्रीमेंटल, दोनों का नुकसान होगा। कंपटीशन इंट्रा इंटर दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों में यूजुअली या ज्यादा कॉमन कौन है, इंट्रा। इंटर अगर दोनों में पूछा जाए, डार्विन किस पे भरोसा करते थे कि एवोल्यूशन की मेन वजह इंटर है, ठीक है, डार्विन ऐसा मानते थे, लेकिन आपको अगर एग्जाम में डार्विन ने नॉर्मली पूछा तो आंसर क्या लगाना, इंट्रा। अब इंटर स्पेसिफिक वाला क्लोजली रिलेटेड के बीच में हो सकता है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में एक पूछा जाए तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में यूजुअली होता है। अब टोटली अनरिलेटेड में बेटा एग्जांपल यहां पर हमने क्या देखा था, फ्लेमिंगो और फिशेस का। रिसोर्स लिमिटेड हो तो भी कंपटीशन हो सकता है, अनलिमिटेड हो तो भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली एक आंसर लगाना हो तो लिमिटेड। अनलिमिटेड का एग्जांपल, अनलिमिटेड रिसोर्स हो लेकिन कंपटीशन हो रहा है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसको बिल्कुल प्यार से छाप लीजिए और नोटिस करिए कि हर जगह पर आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, चाहे कंपटीशन इंट्रा इंटर देखिए, चाहे रिसोर्स लिमिटेड अनलिमिटेड देखिए। लेकिन इंटरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा कंपटीशन के केस में क्या होगी, डेट्रीमेंटल, अर्थात हर जगह आपको वेरिएशन दिख रहा है, भैया इंट्रा में भी हो रहा है, इंटर में भी हो रहा है, रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो भी हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है तो भी होगा, लेकिन इंटरेक्शन हमेशा, चाहे रिसोर्स लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, चाहे कंपटीशन इंट्रा हो, इंटर हो, क्लोज रिलेटेड हो या टोटली अनरिलेटेड के बीच में हो रहा हो, लेकिन इंटरेक्शन हमेशा 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 डेट्रीमेंटल ही होगा। इसका मतलब नुकसान दोनों का होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं दोनों में ग्रोथ रेट दोनों का कम होगा, लेकिन किसी का ज्यादा कम हो जाएगा, किसी का कम होगा। जिसका कम ग्रोथ रेट कम हुआ, ग्रोथ रेट क्या होता है बेटा, ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी, बताया था आपको। बी माइनस डी को हम क्या बोल सकते हैं, आर, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन में क्या होता है कि दो स्पीसीज की जो आर की वैल्यू है, ठीक है, एक की थोड़ी ज्यादा होगी जो सुपीरियर होगी और एक की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यही कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन है। तो फाइनली कंपटीशन की डेफिनेशन, सो फाइनली कंपटीशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एक स्पीसीज की फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी कम हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, दूसरी स्पीसीज की तुलना में, जिसे हम मेजर कर सकते हैं आर के टर्म में, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इतनी बातें एकदम क्लियर, ठीक है। मतलब ये डेफिनेशन आई कैसे, फाइनल डेफिनेशन, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ड्यू टू ये वाली बात ऑलवेज, क्योंकि इंटरेक्शन हमेशा डेट्रीमेंटल, क्लियर। तो बी माइनस डी से हम आर निकाल लेंगे, एक का रेट थोड़ा कम होगा, एक का रेट ज्यादा कम होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने पूरा कंपटीशन पढ़ लिया। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, इसे छापिए जरा, नोट करके लिखिएगा जरा, लिखना बेटा कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कंपटीशन, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स होने पर भी हो सकता है, अनलिमिटेड रिसोर्स होने पर भी हो सकता है। ब्रैकेट में इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है, वहां रिसोर्स अनलिमिटेड होता लेकिन अपनी टेरिटरी बचाने के लिए वो दूसरे को आने नहीं देता। दूसरा पॉइंट, कुछ केसेस में देखा गया है कि रिसोर्स लिमिटेड होने के बाद भी कंपटीशन नहीं होता। कुछ केसेस में देखा गया है कि रिसोर्स लिमिटेड होने के बाद भी कंपटीशन नहीं होता। ब्रैकेट में रिसोर्स पार्टीशनिंग, वहां पर पेड़ एक ही था लेकिन रिसोर्स का बंटवारा कर लिया, कंपटीशन नहीं हुआ। इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का
सबसे जबरदस्त टॉपिक, मजेदार टॉपिक खत्म होता है। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या है, कंफर्म्ड हूं मैं अपनी तरफ से कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा आगे से कि कभी भी जब मैं शुरू में किसी टॉपिक को बोल दूं कि बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, तो वहां पर आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा हमेशा। ये नहीं कि वीडियो सुन रहे हैं, जब भी वीडियो सुनिए हमेशा पेन चलाते रहिए। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मैं आपके सामने हूं या मैं आपके सामने नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, मैं कैमरे से बात कर रहा हूं आपसे, मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ऑफलाइन बात कर रहा हूं, दैट डजंट मैटर। ठीक है बेटा, मैं ही रहूंगा, आप ही रहोगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा इंटरेक्शन आपस में बनाए रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम दोनों का फायदा हो, अर्थात म्यूचुअलिज्म हो, जो हमने इसके पहले पढ़ी थी। ठीक है, जिससे मैं आपको ज्ञान दे सकूं और आप ज्ञान ले सको, मुझे देने में खुशी होगी ज्ञान और आपको ज्ञान लेने में। दैट्स ऑल, थैंक यू।